Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to study William Shakespeare's sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds. This is sonnet number 116. जो स्टडी है सोनेट की is divided into 4 sections. जो पहला सेक्शन है that is reading of the poem, जिसका ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू द पोएम एंड इट्स फॉर्म, यानी आपको पोएम से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. दैट मीन्स कि पोएम कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई, साथ ही इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फॉर्म के बारे में डिस्कशन होगा. इसका जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वह टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू रीड अ पोएम. पोएम पढ़ के सुनाई जाएगी आपको ताकि आप सीख पाएँ कि किसी पोएम को कैसे पढ़ना चाहिए. उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस दैम टू स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स अकर्ड इन द टेक्स्ट. यानी इस पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या न्यू वर्ड्स हैं उनका मीनिंग, साथ ही साथ उनका सही प्रोनाउंसिएशन भी सिखाने की कोशिश होगी. अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का जो अप्रोच होता है किसी भी पोएम को पढ़ने का या टेक्स्ट को पढ़ने का, वो टेक्स्ट को पढ़ते हैं एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, बट वो मीनिंग के साथ साथ जो उसमें कई सारे नए वर्ड्स को देखते हैं उसका सही प्रोनाउंसिएशन भी जानना ज़रूरी है, जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं. राइट. साथ में जो हमारा यूनिट बी है जिसमें हम पढ़ेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच लाइन, यानी हर एक लाइन का हम डिटेल स्टडी करेंगे. और डिटेल स्टडी क्यों करेंगे? ताकि उसमें हम जो लिटरेरीनेस है उसकी लिटरेरीनेस उसको पढ़ सके, उसको समझ सके. हमारा जो जनरल अप्रोच है, जैसा मैंने पहले कहा कि पोएम को पढ़ना, उसके मीनिंग को समझना, दैट इज़ नॉट the only thing a student of literature should do. He should also learn the literariness in the text. यानी जो आप पोएम पढ़ रहे हैं उसमें लिटरेरीनेस क्या है ये भी सीखना चाहिए. राइट. तो इसमें हम जैसे जो रेटरिक डिवाइसेस होती हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच है, इमेजरी है, या वर्सिफिकेशन है, डिक्शन है, हम इन सब चीज़ों को भी पढ़ेंगे. हम सिर्फ लाइंस के मीनिंग को ही नहीं समझेंगे, हम उसमें जो लिटरेरीनेस है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. जो हमारा सी पार्ट है, दैट इज़ अ थर्ड पार्ट, उसमें हम एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखना सीखेंगे. आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है. अक्सर होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं. जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन. इट इज़ द ओनली पार्ट दैट शोज़ योर लर्निंग, कि आपने टेक्स्ट पढ़ा है, आपको टेक्स्ट की समझ है और उसके लिटरेरीनेस की जानकारी है. तो यही एक पार्ट है जो इन सब चीज़ों को दिखाने का आपको एक अवसर देता है. और यहीं पे हम लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं. हमारा फोकस होता है कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, और इस पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं. राइट. लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यू शुड फोकस ऑन दिस पार्ट, हाउ टू राइट अ गुड एक्सप्लेनेशन. जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है डिस्कशन ऑन MCQs, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स. जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है उन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी. साथ ही साथ MCQs भी डिस्कस करेंगे. MCQs का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो इस तरह से हम लोग इस टेक्स्ट को यानी इस पोएम को कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगे और इसके हर एंगल को समझने की कोशिश करेंगे और ख़ुद को हम एग्ज़ाम के लिए भी रेडी करेंगे.
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे जो नए वीडियोस हैं और लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको मिल सके। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट, ये जो हमारा वीडियो है पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए, तो अब हम पोएम पे आते हैं। जो पोएम है सोनेट 116, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और विलियम शेक्सपियर वॉज एन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट एंड पोएट। He was born in 1564 and died in 1616. ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 116, ये शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस का एक पार्ट है। और उनके सोनेट सीक्वेंस थी, उसका टाइटल था सोनेट्स। रिमेंबर कि जो उनके सोनेट सीक्वेंस है, जो बुक है जिसमें एक पोएम पब्लिश हुई थी, उस बुक का जो नाम है वो है सोनेट्स। ये कब पब्लिश हुई? दिस सोनेट सीक्वेंस वॉज पब्लिश्ड इन 1609। और विलियम शेक्सपियर ने ये जो पोएम है, ये सोनेट्स हैं जो इसमें जो ये पब्लिश हुई थी 1609 में, उसको लिखा कब था? एक्चुअली देयर वाज प्लेग ड्यूरिंग 1593 एंड 94। जैसे आज के टाइम में कोविड-19 की वजह से जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, जो क्लब्स थे लाइक सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा, वो सारे क्या थे? बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से। वैसे ही इस पीरियड में 1593 या 94 में प्लेग की वजह से थिएटर को बंद कर दिया गया था। दैट मीन्स पब्लिक गैदरिंग को रोकने के लिए, ताकि और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। क्योंकि विलियम शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट, वी नो हिम एज अ ड्रामेटिस्ट, तो उस दौरान इनके पास थिएटर करने को नहीं था। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने पोएम्स लिखी, राइट? और उन्होंने सोनेट्स लिखी जो टोटल 154 हैं। यानी उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी, जो कि एक बुक के रूप में पब्लिश हुई। उस बुक का नाम था सोनेट्स, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स 154। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं, तो कितने सोनेट्स लिखे हैं? उन्होंने 154। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि व्हेन वाज हिज सोनेट सीक्वेंस पब्लिश्ड, तो वो कब पब्लिश हुआ था? 1609 में। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। His 154 sonnets were divided into 2 parts, right? जो पहला पार्ट है उसमें है 126 sonnets, और वो किसको एड्रेस्ड है ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। अ फेयर यंग मैन, हिज आइडेंटिटी इज अननोन। उनके कभी WH/SW दोनों ही कहते हैं, विलियम हेनरी और हेनरी विलियम, राइट? बट हु वॉज दिस यंग मैन, ये कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, राइट? अभी तक की रिसर्च में इसकी आइडेंटिटी अभी डिबेटेबल है। ओके, तो 126 तो एक फेयर यंग मैन को एड्रेस्ड थी। जो रिमेनिंग 28 हैं वो किसको एड्रेस है? ये एक वुमन को एड्रेस्ड है, और वो है डार्क लेडी। सो उन्होंने कहा डार्क लेडी, राइट? तो 126 सोनेट्स वर एड्रेस्ड टू अ फेयर यंग मैन, और 28 लास्ट 28 सोनेट्स वो एड्रेस्ड टू अ वुमन कॉल्ड डार्क लेडी। चलिए, जो 154 सोनेट्स हैं उसमें जो थीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें कुछ पोएम्स हैं जो द पैसेज ऑफ टाइम पे हैं, मोर्टैलिटी पे हैं, लव पे हैं, ब्यूटी पे हैं, इनफिडेलिटी पे हैं और जेलसी पे हैं। तो ये जनरल थीम है जो शेक्सपियर के सोनेट्स में देखने को मिलती हैं। चलिए, जो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई, इसका यूज़ क्या है? आपने एक तो देखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई, इसका और क्या यूज़ हो सकता है? देखिए,
एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने को आता है तो वहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो उस इंट्रोडक्शन में यू कैन यूज ऑल दीज इंफॉर्मेशन ऑन दिस स्लाइड, जो इस स्लाइड में इंफॉर्मेशन आपको दी गई, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन से इस इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर किया गया ताकि आप समझ पाएँ कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसे कैसे हमें एग्जाम में यूज़ करना है, अपने आंसर्स को प्रिपेयर करने में करना है। लेट मी रीड इट फॉर यू। देखिए इसमें द सोनेट नंबर 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स was composed by Elizabethan dramatist and poet William Shakespeare। देखिए पहली स्लाइड में बताया गया था कि किसके द्वारा लिखा गया, विलियम शेक्सपियर। उसी को हमने एक सेंटेंस के रूप में बना दिया। अब दिस सोनेट इज अ पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट सीक्वेंस एंटाइटल्ड सोनेट्स, राइट। तो मतलब ये क्या है, ये शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस का एक पार्ट है और उस सोनेट सीक्वेंस का टाइटल क्या है, सोनेट्स। ये भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया गया। फिर द सोनेट सीक्वेंस वाज पब्लिश्ड इन 1609। यू कैन सी कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने एक पैराग्राफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए ताकि उसमें गलतियाँ कम रहें। देन it is generally believed that Shakespeare wrote these sonnets between 1593 and 94 when he was not doing theatre, है ना। मैंने बताया कि आपको उसमें प्ले था, प्ले की वजह से he was not doing theatre, तो क्या करने लगे, फिर वो पोएम्स लिखने लगे, राइट। और क्यों थिएटर नहीं कर रहे थे, बिकॉज थिएटर्स वर क्लोज्ड ड्यू टू प्लेग की वजह से क्या थे, थिएटर बंद थे, तो उन्होंने पोएम्स लिखा। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 के समय में लोगों ने बहुत कुछ क्रिएटिव किया, जब उनके पास अपने जॉब्स करने को नहीं थे, जब वो दे वर्किंग फ्रॉम होम, तो उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया, कुछ कंस्ट्रक्टिव किया। तो वैसे शेक्सपियर ने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया और पोएम्स लिखे। देन जो आगे जो इन्फॉर्मेशन ऐड की गई, शेक्सपियर सोनेट्स कंटेन्स 154 सोनेट्स। जो शेक्सपियर की बुक थी सोनेट्स, उसमें कितने सोनेट्स थे, 154। ये प्रीवियस स्लाइड में इंफॉर्मेशन दी गई आपको। फिर जो आगे बताया गया था कि डिवाइडेड टू पार्ट्स, उसको मेंशन कर दिया गया। तो शेक्सपियर सोनेट्स कंटेन्स 154 सोनेट्स, ऑफ विच 126 sonnets are addressed to a fair young man, Mr. W.H. or H.W. and the remaining 28 sonnets are addressed to a dark lady। तो देखिए ये हम लोगों ने 6-7 लाइन का एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया। अब इसी इंट्रोडक्शन का यूज़ आप अपने आंसर्स में कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, राइट। चलिए अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको डिस्कस करते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रीड अ सोनेट एंड हु हैड कंपोज्ड दिस सोनेट, इट इज़ विलियम शेक्सपियर, राइट। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि उनके सोनेट कैसी होती थी। तो सोनेट क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम आपको ब्रीफली बताते हैं एक बार फिर कि शेक्सपियरियन सोनेट क्या है। यू सी, जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो इसके पहले आप ये समझ लें सोनेट क्या है, एक बार रिपीट कर देते हैं। सोनेट इज़ अ शॉर्ट लिरिक पोएम कंसिस्टिंग 14 आयाम्बिक पेंटामीटर लाइन्स। आयाम्बिक क्या है, पेंटामीटर क्या है, ये हम आगे आज डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम ये जानते हैं कि ये सोनेट क्या होती है, इट इज़ अ शॉर्ट लिरिक पोएम, ठीक है। और उसमें कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। चलिए अब शेक्सपियरियन सोनेट पे आते हैं। तो शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे, इसमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वाट्रेन का मतलब क्या होता है, क्वाट्रेन इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। क्वाट्रेन क्या है, क्वाट्रेन इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स।
और कपलेट क्या है? कपलेट इज अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स, मीन्स कि 4 लाइन मतलब क्वाट्रेन, और कितने हैं? 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, और कपलेट कितनी है? 1, और कपलेट में कितनी लाइन होती है? 2, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो एक सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस होती हैं, राइट? तो ये क्या है? इट इज़ अ सोनेट, ओके। और इसमें कितने पार्ट्स होंगे? इसमें 4 पार्ट्स हैं, 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट, राइट? तो टोटल मिला के 14 लाइंस हो जाती हैं। चलिए अब राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाट्रेन की जो राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की, वो होती है ए बी, और सेकेंड क्वाट्रेन की जो राइम स्कीम होती है वो होती है सी डी। थर्ड क्वाट्रेन की जो राइम स्कीम होती है वो ई एफ, और जो कपलेट होता है, कंक्लूडिंग कपलेट होता है, उसका होता है जी, राइट? तो मतलब ए बी, सी डी, ई एफ जी। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, जैसे आपने ए बी कर लिया, 4 लाइन होगी, खत्म। अब बी का या ए का रेपिटेशन नहीं होगा। अब क्या आ जाएगा? तो बी के बाद क्या आता है? सी, और सी के बाद क्या आता है? डी। जैसे यहाँ पे ए के बाद बी, तो ए बी, फिर बी के बाद क्या आएगा? सी, और सी के बाद क्या आएगा? डी, तो सी डी, फिर डी पे खत्म, 4 लाइन कंप्लीट। फिर अब नया राइम स्कीम आएगा, तो डी के बाद क्या आता है? ई, और ई के बाद क्या आएगा? एफ। तो अब रिपीट करेंगे ई एफ, और एफ के बाद क्या आएगा? जी, तो यहाँ पे जी हो गया, राइट? तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि ए बी, और बी के बाद आएगा सी, तो सी डी, और डी के बाद क्या आएगा? ई एफ, और देन जी, राइट? तो इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम पोयम को पढ़ते हैं, और आप इसके जो रीडिंग है, जो रिसाइटेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आप वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को भी फॉलो कर सकें। वैसे हम हर एक लाइन का फिर से आगे स्टडी करेंगे, वहाँ पे फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन बताएंगे, बट स्टिल जस्ट फील how to read a poem. It's not a prose, so you should read it with feeling, right? So let's begin. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the age of doom. If this be error, and upon me proved, I never it, nor no man ever loved. I hope आपने ध्यान से सुना होगा, और इसको आप भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट? देखिए अब यहाँ पे ये कंप्लीट पोएम है, इसमें हम इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 एंड फाइनली द फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कितने? 2। तो ये फर्स्ट क्वार्टेन, सेकेंड क्वार्टेन, थर्ड क्वार्टेन, एंड द फोर्थ पार्ट इज अ कपलेट। राइम स्कीम क्या है? ए बी फर्स्ट क्वार्टेन की, और सेकेंड क्वार्टेन की सी डी, थर्ड क्वार्टेन की है ई एफ एंड जी। ये राइम स्कीम कैसे निकालते हैं हम लोग आगे सीखेंगे, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जो जो चीज़ें इसमें आई हैं, जो जो शब्द इसमें आए हैं, जो टेक्निकल शब्द हैं या रेटरिकल शब्द हैं, उन सब को डिस्कस किया जाएगा और हर एक को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप उसको समझ सकें, और सिर्फ समझ ना सकें, आप उसका यूज़ कर सकें। दोस्तों ये तो था विलियम शेक्सपियर के सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की स्टडी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको सोनेट से इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी स्टडी का जो पार्ट 2 होगा, हम उसमें आपको डीप स्टडी कराएंगे, यानी पोएम की हर लाइन का डीप एंड डिटेल स्टडी किया जाएगा। हम पोएम की लाइन का सिर्फ मीनिंग ही नहीं समझेंगे, हम उसमें
लिटरेरीनेस को भी स्टडी करेंगे और साथ ही एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। स्टडी के पार्ट 2 का अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।